हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में सेना और प्रजातंत्र, इसके बारे में हम जानते हैं। पाकिस्तान का के इतिहास में इनकी क्या भूमिका रही। तो शुरू करते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आयूब खान टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद जो है वहाँ के जो जनरल थे यानी कि सेना प्रमुख थे आयूब खान, उन्होंने पाकिस्तान की जो प्रशासन था उसकी जो टोटल उस पर अपना कंट्रोल जो है वो एस्टाब्लिश कर लिया, और कुछ दिनों के बाद में जल्दी ही अपने आप को इलेक्टेड करवा लिया यानी कि निर्वाचित करवा लिया। He had to give up office when there was popular dissatisfaction against his rule। तो जल्दी ही उसके खिलाफ यानी कि आयूब खान के खिलाफ जल्दी ही लोगों में असंतोष बढ़ गया, और उनको अपना ऑफिस यानी कि उनको अपने ऑफिस से जो है वो छोड़ना पड़ा, गिव अप करना पड़ा। दिस गेव वे टू ए मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याहिया खान। पर फिर से एक सैन्य तख्ता पलट हुआ, और फिर दोबारा जो है वो याहिया खान जो जनरल थे, पाकिस्तान सेना के प्रमुख जो थे, उन्होंने फिर से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। ड्यूरिंग याहियास मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस। तो याहिया के शासन के समय में पाकिस्तान को एक बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। एंड आफ्टर ए वॉर विद इंडिया इन 1971, और एक लड़ाई हुई भारत के साथ 1971 में पाकिस्तान की, जिसमें भारत जीत गया था। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कोल्ड बांग्लादेश। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान की इसमें हार हुई थी, और ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके और ख़ुद को एक स्वतंत्र जो देश है वो घोषित कर दिया, और उसका नाम बांग्लादेश रख दिया। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। तो लगातार जो दो मिलिट्री रूल रहे या मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही, उसके बाद में जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, जिसके मुखिया जो थे जुल्फिकर अली भुट्टो थे। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट रही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये रही 1971 से 77 तक। द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977। तो ये जो प्रजातांत्रिक जो सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, इसको भी हटा दिया गया। ठीक है। किसके द्वारा? जो जनरल थे यानी कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख थे जो जियाउल हक, इनके द्वारा 1977 में। यानी कि पाकिस्तान में देखो कहीं भी डेमोक्रेसी को कामयाब होने नहीं दिया जा रहा था, लगातार सैन्य तख्तापलट हो रहे थे। तो जनरल जिया फेस्ड ए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स, एंड एन इलेक्टेड democratic government was established once again in 1988 under the leadership of बेनज़ीर भुट्टो। तो जनरल जियाउल हक जो थे उनको भी काफ़ी सारा विरोध का सामना करना पड़ा ऐसे लोगों के द्वारा जो कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र का शासन चाहते थे। ठीक है। 1982 से, और इसका परिणाम ये हुआ कि फिर से एक प्रजातांत्रिक सरकार का चुनाव हुआ 1988 में। किसकी? और उसके जो मुखिया बने वो कौन बनी? वो बनी बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है। इन द पीरियड दैट फॉलोड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। तो जो आगे का जो समय जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसमें सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच में मेन कंपटीशन था। एक तो खुद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, ठीक है, जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल पार्टी, और दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग। यानी कि पाकिस्तान में इन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन था सरकार बनाने के लिए, देश चलाने के लिए। दिस फेज़ ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999। और ये जो फेज़ था, ये जो चरण था जिसमें कि प्रजातंत्र अच्छे से काम कर रहा था पाकिस्तान में, ये भी 1999 में ख़त्म हो गया। When the army stepped in again and जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। फिर से 1999 में फिर से तख्ता पलट कर दिया गया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर से अपने आप को देश का मुखिया, ठीक है, वो घोषित कर दिया नवाज शरीफ को हटा करके, मतलब अपने हाथ में फिर से कंट्रोल ले लिया पाकिस्तान का।
और जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ उनको हटा दिया। इन 2001 जनरल मुशर्रफ कोट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और 2001 में खुद को राष्ट्रपति निर्वाचित करवा लिया, क्योंकि सैन्य जो प्रमुख थे और वो अपनी मनमर्जी से चाहे जो करवा सकते थे आसानी से, और उन्होंने अपने आप को 2001 में प्रेसिडेंट घोषित करवा लिया, इलेक्टेड करवा लिया। पाकिस्तान continued to be ruled by the army though the army rulers have held some elections to give their rule a democratic image। तो पाकिस्तान लगातार जो है आर्मी के द्वारा ही शासित किया गया, पर बीच बीच में वो कुछ छोटे मोटे चुनाव करवा देते थे जिससे कि लगे कि हाँ भाई कुछ प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इमेज को सुधारने के लिए, ठीक है। Since 2008 democratically elected leaders have been ruling पाकिस्तान, पर 2008 से और अब तक पाकिस्तान में एक प्रजातांत्रिक सरकार चल रही है। अभी जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान वहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर के आए हैं। Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy। तो काफ़ी सारे कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक स्थायी प्रजातंत्र स्थापित नहीं हो पाया। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्गी एंड लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारे कारक हैं जिसकी वजह से वहाँ डेमोक्रेसी मतलब सक्सेस नहीं हो पा रही थी, जिसका कारण मेन रूप से मिलिट्री, वहाँ की सेना, वहाँ की क्लर्गी यानी कि जो मदरसों से संबंधित बड़े बड़े मौलवी वगैरह हैं वो, यानी कि धर्म का हस्तक्षेप है, ठीक है, और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो बड़े बड़े ज़मींदार, तो इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है पाकिस्तान में, ठीक है। इनकी वजह से हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो इनकी वजह से कई बार जो चुनी हुई सरकारें होती थी उनको हटा दिया जाता था ज़बरदस्ती। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, और फिर जो है सेना अपने हाथ में सारी बागडोर संभाल लेती थी। तो मेन कारण क्या है? सोशल डोमिनेंस, सामाजिक प्रभुत्व किसका? मिलिट्री, क्लर्गी और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी का। इन्हीं की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाती थी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। तो इंडिया और पाकिस्तान का भी जो है कॉन्फ्लिक्ट, टकराव चलता रहता है, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री से संबंधित जो समूह हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed। तो ये जो ग्रुप्स हैं यानी कि प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, ये कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां हैं और जो प्रजातंत्र है पाकिस्तान में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो यानी कि डेमोक्रेसी को ये जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं अच्छा नहीं बताते पाकिस्तान में। डैट पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड चायोटिक डेमोक्रेसी। और इन ग्रुप्स का ये मानना है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो ये जो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, ये जो है बहुत ही स्वार्थी हैं और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगी, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी भी अच्छे से काम करने वाली नहीं है। एंड दैट द आर्मी स्टे इन पावर इज़ देयरफॉर जस्टिफाइड। इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए आर्मी के ही हाथ में सारी की सारी जो है पावर या ताकत होनी चाहिए और इसी को ही देश चलाना चाहिए। While democracy had not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country। वैसे तो हमने देखा कि कितना सारा मिलिट्री रूल रहा पाकिस्तान में, वैसे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, सफल नहीं रही, फिर भी पाकिस्तान के लोगों में कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को लेकर के बहुत अच्छा झुकाव है, वो चाहते हैं कि वहाँ पे प्रजातंत्र आए। पाकिस्तान हैज़ ए करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। पाकिस्तान में एक बहुत ही मतलब साहसी जो मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल होते हैं, ठीक है, वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वो निडर हैं और वो किसी चीज़ का पक्षपात नहीं करते। और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी अच्छे चल रहे हैं, यानी कि मानवों के अधिकार को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। तो वहाँ की मीडिया, ठीक है, या फिर जो न्यूज़ चैनल वगैरह है वो, और वहाँ की जो प्रेस है और वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी आए। द लैक ऑफ genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय
जो सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मिलिट्री या फिर सेना जो है वो अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब रहती है पाकिस्तान में। आज भी हम देखेंगे तो आज भी पाकिस्तान में आर्मी का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। वहाँ के जो जनरल है बाजवा, वो उनका बहुत बड़ा इंटरफेयर है हर चीज़ में। इमरान खान हर चीज़ उनसे पूछ करके या फिर काफ़ी सारी चीज़ें कंसल्ट करके करते हैं, जबकि ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ही सारे डिसीजन लेती है, जबकि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी आर्मी से कंसल्ट करके ही डिसीजन लेती है। इतना इन्फ्लुएंस है आर्मी का पाकिस्तान में। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न countries have encouraged the military's authoritarian rule in the past for their own reasons। तो अगर बात करें अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की और दूसरे जो देश हैं पश्चिमी देश, उन्होंने कहीं ना कहीं मिलिट्री, पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूल है उसको सपोर्ट किया है, ठीक है, पर इसमें उनका खुद का ही स्वार्थ है, इसलिए वो मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में उनका खुद का स्वार्थ है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ का। गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups। तो उनको यानी कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक डर है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी। दूसरा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर पावर कहीं ये जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं इनके हाथ में ना आ जाए, इसलिए भी आर्मी का रूल जो है जस्टिफाई करते हैं, चाहती है कि आर्मी रूल करे ताकि ये न्यूक्लियर पावर अगर हाथ में आ गए टेररिस्ट के तो वो यूएसए और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इनका ये खुद का स्वार्थ है कि वहाँ पे आर्मी रूल करे पाकिस्तान में, ठीक है। द मिलिट्री रिजिम इन पाकिस्तान हैज़ बीन सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया इन साउथ एशिया। तो ये जो मिलिट्री रूल है जो पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटरेस्ट को, यानी कि जो पश्चिमी देशों के हित हैं और वेस्ट एशिया के जो हित हैं उनको फेवर करती है, इसीलिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चलने देना चाहिए। तो ये थोड़ी सोच है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान में देखा कि कैसे जो है वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुए, मिलिट्री रूल हुआ, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, फिर मिलिट्री रूल आया, और अभी जो है आज भी जो है वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सेना से काफ़ी कंसल्ट करके ही डिसीजन लेते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे अपने हितों के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री का ही ज़्यादा इंटरफेरेंस सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की। बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का ही भाग रहा है 1947 से 1971 तक। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश जो था, इसमें जो एरिया हैं वो एरिया थे बंगाल का कुछ एरिया, आसाम जो कि आसाम का कुछ एरिया, ठीक है। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। तो जो इस क्षेत्र के लोग थे बांग्लादेश के, इस बांग्लादेश का पहला पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो ये लोग जो है पाकिस्तान का जो प्रभुत्व है ना, जो मनमानी है, ठीक है, इनको और जो दबा के रखते थे ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, ये बिल्कुल भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है। एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और इसके अलावा उर्दू जो भाषा है उसको भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे थोप दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं थी, यानी कि उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव या बिहेवियर किया जाता था। सून आफ्टर द पार्टीशन, जैसे ही बंटवारा हुआ, they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। तो जैसे ही बंटवारा हुआ देश को आज़ादी मिली, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था 1947 से पहले। तो जैसे ही बंटवारा हुआ तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे ज़्यादातर जो बांग्लादेशी थे, तो उनके साथ जो है पाकिस्तान वालों ने क्या किया, मतलब उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो बंगाली कल्चर जो था उनका, उनकी संस्कृति और उनकी भाषा के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, और इसके खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पे विद्रोह शुरू हो गए।
दे आल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए फेयर शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब जो ये बांग्लादेशी थे या ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान यूज़ कर रहा हूँ मैं, और 1971 के बाद बांग्लादेश, ठीक है। तो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे बोले हमें भी प्रॉपर जो है आप रिप्रेजेंटेशन दो, हमें भी पावर दो, ठीक है। तो जो शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन, और जो लीडर थे इन लोगों के, ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है संघर्ष शुरू कर दिया। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन, और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता यानी कि हमें खुद अपना रूल चलाने दो, इसकी मांग कर डाली। इन द 1970 इलेक्शंस इन द then Pakistan, the Awami League led by Sheikh Mujib won all the seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed constituent assembly for the whole of Pakistan। तो जो 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उस समय पाकिस्तान में, तो उसमें जो है जो आवामी लीग थी जिसके जो मुखिया थे या नेता थे शेख मुजीब, उन्होंने सारी की सारी सीटें जीत ली कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में, और एक बहुत ही अच्छी मेजोरिटी उनको मिली, यानी कि बहुमत मिला कहाँ पे, संविधान सभा जो थी उसके अंदर, जो कि पूरे पाकिस्तान की थी, उसमें भी बहुमत मिला अच्छा। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली, पर जो नेता थे पश्चिमी पाकिस्तान के, उन्होंने ये सब मानने से मना कर दिया, और उन्होंने मुजीब को मतलब पावर देने से या बिल्कुल मना कर दिया, इसके बावजूद कि उन्होंने चुनाव जीते थे, उसके बावजूद भी। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड, और मुजीब जो लीडर थे ईस्टर्न पाकिस्तान के, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याह्या खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल, और जो मिलिट्री रूल जो जनरल याह्या खान थे, उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको दबाने की कोशिश की आर्मी से, ठीक है, बंगाली लोगों को दबाने की कोशिश की, जो वो आंदोलन चला रहे थे अपनी आज़ादी का। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, इसमें कम से कम ईस्ट पाकिस्तान के हज़ारों लोग जो है वो मारे गए आर्मी के द्वारा। दिस लेड टू एन लार्ज स्केल माइग्रेशन टू इंडिया क्रिएटिंग ए ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इसकी वजह से जब बहुत से लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया में घुसने लगे, और इंडिया में शरणार्थ थी यानी कि रिफ्यूजी थे जो, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में घुस गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब भारत सरकार जो थी वो इन रिफ्यूजीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जो ईस्ट पाकिस्तान छोड़ करके आ रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, बचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, भारत की सरकार ने भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, ठीक है, फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प दैम फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। तो पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने फाइनेंशियली यानी कि पैसों से और सेना से मदद देना शुरू कर दिया, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत बुरे अत्याचार कर रहा था। दिस रिजल्टेड इन ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। इसका परिणाम ये हुआ कि एक लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, और दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया जीत गया, और जीतने के बाद जितनी भी पाकिस्तानी सेना थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को दबा रही थी, उनके विद्रोह को कुचल रही थी, उस सभी को हरा करके उन्होंने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया भारत के आगे, और यहीं से ही बांग्लादेश की जो है निर्माण हुआ एक आज़ाद देश का, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बांग्लादेश ने एक अपना खुद का संविधान बनाया, क्योंकि वो एक आज़ाद देश था, और अपना जो फेथ उसने दिखाया, विश्वास दिखाया किसमें, सेकुलरिज्म में यानी कि धर्मनिरपेक्षता में, डेमोक्रेसी में यानी कि प्रजातंत्र में, एंड सोशलिज्म यानी कि समाजवाद में, ठीक है। However, in 1975, Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government। पर 1975 में जो शेख मुजीब थे, उन्होंने संविधान के अंदर जो है संशोधन करवा दिया, और संशोधन करवा करके जो बांग्लादेश को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की,
ठीक है, बना दिया। ही आल्सो अबोलिस्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन द आवामी लीग, और इसके साथ ही मुजीब ने सारी की सारी पार्टियों पे प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़ के, जिसका नाम आवामी लीग था। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, इसकी वजह से काफ़ी टकराव भी हुए, ठीक है, और काफ़ी तनाव भी हुआ बांग्लादेश में। इन ए ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट ही वॉज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975, और इसके बाद एक बहुत ही मतलब दुखद घटना में उनको मार दिया गया, मुजीब को उनका कत्ल कर दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा, ठीक है। आर्मी का जो विद्रोह हुआ, मिलिट्री का जो अपराइजिंग थी, उसमें उनको असैसिनेट यानी कि उनकी हत्या कर दी गई अगस्त 1975 में। द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान formed his own Bangladeshi National Party and won elections in 1979। जो नए रूलर थे, मिलिट्री रूलर यानी कि सेना प्रमुख जियाउर रहमान, इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि BNP था, और इन्होंने चुनाव भी जीते 1979 में। ही वॉज असैसिनेटेड एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद। तो इनका भी असैसिनेशन कर दिया गया, जियाउर रहमान का, ठीक है, इनकी भी हत्या कर दी गई, और फिर से एक सैन्य तख्ता पलट हुआ, और फिर जो है मुखिया बने बांग्लादेश के किस? लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, ठीक है, इनके अध्यक्षता में फिर से सैन्य तख्ता पलट हो गया। तो देखो, बांग्लादेश बनने के बाद भी जो है काफ़ी सैन्य तख्ता पलट हो रहे हैं। द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। बांग्लादेश के लोगों को ये सब हजम नहीं हुआ, और उन्होंने फिर से जो है कहा कि भाई हमें फिर से प्रजातंत्र चाहिए, और उसकी मांग बढ़ने लगी। स्टूडेंट्स वर इन द फोरफ्रंट, और इनमें सबसे आगे जो थे वो विद्यार्थी थे। इरशद वाज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन ए लिमिटेड स्केल। जो सैन्य प्रमुख थे यानी कि मुखिया बने थे जो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशद, इन्होंने बस थोड़ी सी ही राजनीतिक गतिविधि को होने दे रहे थे, लिमिटेड स्केल पे, फ्रीडम नहीं दे रखी थी ज़्यादा। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट फॉर 5 years, और बाद में ये 5 साल के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशद स्टेप डाउन इन 1990, और HM इरशद के खिलाफ काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जन विद्रोह हुआ, और जिसकी वजह से इन्हें जो है अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी 1990 में। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, और उसके बाद में फिर चुनाव हुए 1991 में। सिंस दैन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। उसके बाद से वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, और एक प्रजातांत्रिक सरकार जो है बढ़िया, जहाँ पे कई सारी पार्टीज़ हैं इलेक्शंस में भाग लेती हैं और अपना गवर्नमेंट बनाती हैं, जब से सब कुछ लगभग सिस्टम सही चल रहा है, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years। तो नेपाल जो है एक हिंदू किंगडम यानी कि हिंदू राज्य था अतीत में, और फिर एक उसके बाद में एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया आधुनिक काल में, ठीक है। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसके जब से लेकर के और आज तक जो है मतलब इस पीरियड में जो है नेपाल जो था, नेपाल के लोग जो है चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम है वो थोड़ा और ओपन बनाया जाए, और जो सरकार है उसको जो है उत्तरदायी बनाया जाए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।